To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। आज के वीडियो में हम लोग भाषा की ओर शीर्षक जो पाठ है राहुल संकृत्यायन जी द्वारा रचित और उसमें जो अभ्यास प्रश्न है उसके प्रश्नों का उत्तर हम क्रमशः जानेंगे। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो सीधी सी बात है, जब लेखक भाषा की ओर जा रहे थे तो उनके साथ उनका मित्र सुमति था और सुमति के जान पहचान के लोग वहाँ थे, इसलिए बड़ी सुविधा से बड़े अच्छे मकान मिल गया और भोजन वगैरह की व्यवस्था हो गई। दूसरा कारण था कि जब वे उधर से लौट रहे थे तब सुमति उनके साथ नहीं था और इधर से भिखमंगा के रूप में गए थे और उधर से जेंटलमैन की तरह घोड़े की सवारी करते हुए सूट बूट में आ रहे थे और वहाँ अमीरों के प्रति बहुत श्रद्धा लोगों के मन में नहीं होती है, इसलिए भी अच्छी जगह नहीं मिली। तीसरा कारण था कि जब लौट रहे थे लेखक ल्हासा की ओर से तो शाम का समय था और शाम के समय तिब्बत के लोग, नेपाल के लोग जो देसी मदिरा होती है, शराब होते हैं, उसको पीकर मस्त हो जाते हैं और कौन आ रहा है जा रहा है उसकी परवाह हुए बहुत नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो मैं आपको बतला दूं कि तिब्बत में हथियार रखने का कोई कानून नहीं था, कोई लाइसेंस की बाध्यता नहीं थी। परिणाम होता था कि साधारण से साधारण लोग पिस्तौल और बंदूक को लाठी और डंडे की तरह इस्तेमाल करते थे। जैसे हमारे यहाँ भेड़ बकरी चराने के लिए उसका इस्तेमाल होता है लाठी डंडे का, वहाँ समझिए वो सबके हाथ में पिस्तौल, रिवॉल्वर ये सब रहता ही था। अब दिक्कत क्या होती थी कि पता ही नहीं चलता था कि ये सामान्य आदमी है, अपनी रक्षा के लिए हथियार रखे हुए है या डकैत है और वह लोगों को लूटने के लिए, जान मारने के लिए हथियार रखे हुए हैं। पता न कब फायरिंग कर दे, जान मार कर फेंक दे और धन वगैरह लूट ले, ये भय बराबर बना रहता था। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो लेखक अपने मित्र सुमति से पिछड़ गए, इसके कुछ कारण थे। एक तो लेखक का जो घोड़ा था बहुत सुस्त था, पता ही नहीं चलता था कि वो आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है, कि एक ही जगह पर रुककर मिता काम कर रहा है और लेखक उसे मारना पसंद नहीं करते थे, वे दयालु जीव थे, इस कारण पिछड़ गए। दूसरा कारण था कि लंकोर के लिए दो रास्ते निकलते थे, एक दाहिने का रास्ता था, एक बाएं का रास्ता था। तो दाहिने वाला रास्ता लंकोर जाता था और लेखक ने गलती से बाएं वाला रास्ता पकड़ लिया और 1.5 मील जाने के बाद किसी से पूछने पर पता चला कि आप रास्ता भूल गए हैं, गुमराह हो गए हैं, आप जहां से बाएं आए हैं वही पहुंचिए और वहां से दाहिने वाला रास्ता पकड़ के लंकोर जा सकते हैं। तो यही कारण था कि वो अपने मित्र सुमति से पिछड़ गए थे। चौथा प्रश्न है भैया बहन, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो आप जानते हैं कि सुमति जो थे बोध गया से लाए हुए डंडे को अपने यजमानों के बीच बांटते थे और उनसे कुछ दान दक्षिणा वसूलते थे। लेखक को लगा कि अगर ऐसा करेंगे तो हमको तिब्बत पहुंचने में 15-20 दिन का समय लग जाएगा, इसलिए उन्होंने रोक दिया कि आप अगल बगल के यजमानों को गंडा दे दे, दक्षिणा ले ले,
दूर जाने की जरूरत नहीं है और आपको जो इसका नुकसान होगा हम लहासा में चल करके, तिब्बत में चल करके उसकी भरपाई कर देंगे, क्षतिपूर्ति कर देंगे। लेकिन जब दोनों बाद में शेखर विहार में पहुंचे तो लेखक ने देखा कि वहाँ कंजूर के मतलब भगवान बुद्ध ने प्राकृत भाषा में जो उपदेश दिए थे, तिब्बती भाषा में उसका अनुवाद करके रखा गया था, जिसको कंजूर कहा जाता है। 103 धर्म ग्रंथ थे, मोटी मोटी पुस्तकें थी, बड़े खूबसूरत अक्षर से लिखे गए थे मोटे मोटे कागज पर, और वो दुनिया भर के ज्ञान थे उसमें, बड़ा बहुमूल्य ज्ञान था। लेखक को लगा कि हमको अगर 2-3 दिन का समय मिल जाए तो हम स्वाध्याय करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, ज्ञान को ग्रहण करेंगे और फिर यह ज्ञान आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। इसीलिए दोबारा जब शेखर विहार में सुमति ने उनसे अनुमति ली अपने यजमानों के बीच गंडे बांटने के लिए, तो उन्होंने आराम से उसे अनुमति दे दी ताकि लेखक को एकांत मिल सके। 5वां प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो लेखक को तिब्बत यात्रा में बहुत सारी कठिनाइयां आई। दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ना होता था, उतरना होता था, फिर भारी सामान थे उसको पीठ पर लाद करके चलना पड़ता था। हर जगह घोड़े वगैरह, टप्पू वगैरह नहीं मिलते थे। फिर वहाँ की आबो हवा ऐसी थी, 10-11 बजे इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही थी कि सूर्य के सामने शरीर का जो पोषण पड़ता था, लगता था कि एकदम गर्म हो गया, लगता था कि चमड़ा सहित जला देगा, लेकिन पीछे का पोषण एकदम ठंडा रहता था। फिर कहीं कहीं डकैत का भय था, बहुत मुश्किल से लाठी के सहारे कहीं कहीं जाया जा सकता था टेकते हुए। घोड़ा भी मिला बेचारे को तो एकदम सुस्त चल रहा था, उसके चाल में कोई तेजी नहीं थी। तो ये तमाम कठिनाइयां थी जिसका सामना लेखक ने तिब्बत यात्रा के दौरान किया। 6ठा प्रश्न है भैया बहन, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो तिब्बती समाज बहुत अच्छा था। लेखक ने बतलाया है कि वहाँ जाति पाति का कोई बंधन नहीं था, ऊंच नीच का, छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं था, महिलाएं पर्दा प्रथा नहीं करती थी। फिर वहाँ भिखमंगों का भी, दरवाजे पर कोई भी अतिथि आ जाए, भले ही वो भिखमंगा ही क्यों ना हो, उसका भी बड़ा आदर सत्कार था, बड़ा सम्मान किया जाता था वहाँ पर। हाँ, कुछ जमीन सब जो थे जमींदारों के हिस्से में थे, मठ के हिस्से में थे, और जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो खेती कराते थे और मजदूरों से बेगारी कराते थे, बिना शुल्क दिए हुए, बिना मेहनताना दिए हुए मजदूरी कराते थे। इस प्रकार का वह समाज था। हथियार का कोई कानून नहीं था, डकैतों का भी कहीं कहीं बोलबाला था, और वहाँ पुलिस विभाग पर सरकार खर्च नहीं करती थी, खुफिया विभाग पर सरकार खर्च नहीं करती थी, अपराधी अपराध करके आराम से निकल जाता था। मतलब कि समाज में कुछ अच्छाइयाँ थी तो कुछ उसके माइनस पॉइंट भी थे, निगेटिविटी भी थी, ये लेखक ने बतलाया है। 7वां प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? तो आपको इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 7वां में क पर टिक लगा लीजिए, ये सही उत्तर है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। उसके बाद आपको आगे 12वां प्रश्न महत्वपूर्ण है। 8, 9, 10, 11 प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। 12वां प्रश्न का उत्तर मैं बतला देता हूं। प्रश्न है, यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनमें किस मायनों में अलग है? 2 तरह के प्रश्न इसमें हैं। पहला है कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो कहानी है, जो विषय वस्तु है, वो साहित्य की किन किन विधाओं में रचित है। तो आइए थोड़ा सा बोर्ड पर देखिए, आपको पता चलेगा। पहली कहानी है 2 बैलों की कथा, और यह साहित्य की विधा है कहानी। लहासा की ओर यह है यात्रा वृतांत। उपभोक्तावाद की संस्कृति, यह निबंध है।
सांवले सपनों की याद, यह संस्मरण है। हर परीक्षा में काम देगा, इसको ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये रिपोर्टाज है। प्रेमचंद के फटे जूते, ये व्यंग्य है। मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। एक कुत्ता और एक मैना, ये निबंध है। फिर नीचे एक प्रश्न है कि प्रस्तुत विधा, मतलब जो आप पढ़े हैं ल्हासा की ओर, ये उनसे किन मायनों में अलग है। तो पहले ही बतला दिया कि ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत है, और इसकी खासियत क्या होती है आप नीचे देखें कि कैसे ये तमाम विधाओं से यात्रा वृत्तांत अलग होते हैं। तो इसकी जो मुख्य बातें होती है, यात्रा वृत्तांत में काल्पनिकता नहीं होती है, मतलब यात्रा वृत्तांत में बिल्कुल यथार्थ वर्णन होता है। कहानी की तरह उसमें कल्पना शक्ति का सहारा नहीं लिया जाता है। दूसरा है रोचकता की अधिकता होती है यात्रा वृत्तांत में, मतलब लेखक कहीं पहुंचा, कहीं पहुंचे तो आगे जाने की बेचैनी रहती है कि इसके बाद क्या होगा। इससे मनोरंजन एवं ज्ञान का संवर्धन होता है, और यात्रा वृत्तांत में गंभीरता का अभाव होता है, मतलब निबंध वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा उब जाएंगे, उसमें बहुत गंभीरता होती है, रोचकता नहीं होती। और यहाँ ठीक उल्टा होता है, यहाँ रोचकता होती है, गंभीरता नहीं होती है। तो प्रिय बहन, धन्यवाद।